बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुज़िश्ता कई दिनों की तरह इस वक्त भी पाकिस्तान एक सियासी कशमकश से गुज़र है। यानी निगरान वज़ीर आज़म के लिए अभी तक किसी नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। मुख्तलिफ नाम चले आ रहे हैं और इस वक्त जो एक लेटेस्ट नाम सर फहरिस्त है वो साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का है। उसके साथ साथ फवाद हसन फवाद का भी नाम चल रहा है, हफीज़ शेख साहब का नाम चल रहा है, कुछ और नाम चल रहे हैं। आज इस्लामाबाद में सियासी एतबार से बहुत सरगर्म दिन रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से अलविदाई खिताब किया। उसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट हुई। 24 घंटों के अंदर अंदर पैमरा तरमीमी जो बिल था जो पहले वापस हो चुका था वो एक मरतबा फिर कौमी असम्बली में पेश हुआ और मंजूर हो गया। लेकिन अब देखना यह है कि जो दावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि 16 माह की उनकी जो हुकूमत थी वो दुनिया की एक बेहतरीन, वो पाकिस्तान की एक बेहतरीन हुकूमत थी। और उन्होंने बार बार ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को एक शदीद तरीन दलदल और बहरान में डाला। खारजा पॉलिसी तबाह कर दी, मौशी पॉलिसियाँ तबाह कर दी, सब कुछ तबाह कर दिया। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया वाकई तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान तबाही के दहाने पे था और महज इन 16 माह में PDM की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने से निकाल कर उसे तरक्की और सनती तरक्की के एक अजीम सफ़र पे डाल दिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद साहब, मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। कुछ ये बताइए, सबसे पहले यही पूछेंगे कि 16 माह की PDM की परफॉर्मेंस, आप समझते हैं कि जो स्टेटमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान ने हर फ्रंट के ऊपर तबाही देखी, तो क्या वो डैमेज कंट्रोल इन 16 माह में कर पाएँ और कितना कर पाएँ? बिस्मिल्लाह। देखें जी, मतीन साहब, मेरे ख्याल में जो भी हुकूमत होती है उसको अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस अपना भी उसका होता है और एक पब्लिक की नज़र में होता है और एक आप जैसे दानश्वरों की और मीडिया के लोगों की नज़र में भी होता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पिछले कई सालों से डिक्लाइन की तरफ ही हमारे बहुत सारे इदारे जा रहे थे। इकनॉमिक्स पॉलिसीज़ हो, एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, या एजुकेशन की हालत हो, या डेवोल्यूशन की हालत हो, या जो भी मामलात आप उठा लें सिवाय चंद महकमों के। तो मेरे ख्याल में कर्ज़ों का बढ़ना और हर वक्त ग्रांट्स की बजाय लोन्स के ऊपर इन्हिसार करना, तो ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में और इसी दलदल में है। अब वज़ीर आज़म साहब ने कोशिश की डिफ़ॉल्ट से बचाने की, क्योंकि जब अदम एतमाद एक आइनी तरीके से हुकूमत हटी तो उसके बाद ये एक परसेप्शन बन गई थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या जो प्रोपेगेंडा है वो पिछली हुकूमत के जो गई है उसका कोई मैच नहीं है प्रोपेगेंडा में। तो उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया था उसके मुताबिक तो ये हुकूमत 5-6 महीने भी नहीं चलनी थी और इस हुकूमत में आपस में इन्होंने लड़ना भी था पॉलिटिकल फोर्सेस ने, और फिर बैंकरप्ट भी हर चीज़ होनी थी, दिवालिया भी होनी थी। लेकिन ना लड़ाई हुई ना दिवालिया हुआ और एक ट्रांजिशनल फेज़ अपनी आइनी मुद्दत असम्बली आज पूरी करने जा रही है। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने PDM को भी इस्तीफ़ों से बचाया, जिसने PDM से निकलने को तरजीह दी, इस सिस्टम को डिरेल नहीं होने दिया। उस वक्त बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा कि हम सिस्टम को डिरेल नहीं करेंगे, आप आइनी तरीके से किसी हुकूमत को हटाएं। तो उसके बाद आइनी तरीके से फिर सारे लोग मान गए। हालांकि बड़ी बैशिंग पीपल्स पार्टी की लोगों ने की कि जी ये देखें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने PDM तोड़ दिया है, PDM की पीठ में छुरा घोंपा है। वक्त ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ठीक था। तमाम PDM उस नौजवान की बात जिसको माइंड करते थे, जो समझते कि नौजवान एक क़यादत कर रहा है, तो उसी बात पे गए, आनी तरीके से हुकूमत को हटाया। और अब निगरान सेटअप की तरफ हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह चंद लम्हों में निगरान सेटअप भी आ जाएगा और हमारी पीपल्स पार्टी की तो बड़ी वाज़िया पॉलिसी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हर सूरत होने चाहिए।
लेकिन अब मरदमशुमारी का भी आ गया है, वो बड़ा भी issue है। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अगले इलेक्शन का तयन वो किस तरह करता है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और ये बॉल इलेक्शन कमीशन के पास है। कुछ ये बताइए कि एक रेगुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म बहुत बाख्तियार होता है, उसकी काबीना असम्बली को जवाबदेह होती है। कुछ ये बताइए हमारे नाजरीन को कि अगरचे के निगरान वज़ीर आज़म का सोल पर्पज़ और टास्क जो है वो इंतखाबात करवाना और फिर आगे मुंतखब होने वाली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर देना, लेकिन फिर भी अगर ये 3 महीने 6 माह भी जैसे भी ये इक़्तिदार चलता है निगरान, कुछ वज़ीर आज़म किस किस्म का इन हालात में, जिसमें आपने ज़िक्र किया कि बहुत संगीन चैलेंजेस से एक इकोनॉमिस्ट हो, ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, रिटायर्ड जज हो, कैसा बंदा जो पाकिस्तान को इस सिचुएशन में संभाल सके और इलेक्शन करवा सके लेकिन जी मेरे ख्याल में एक तो बड़ा कोई इंटेग्रिटी वाला बंदा ही होना चाहिए जिसके और ऊपर कोई न्यूट्रल हो। उंगली ना उठा सके। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और न्यूट्रल तो देखें, न्यूट्रल की डेफिनेशन अपनी अपनी है। सियासत में कोई न्यूट्रलिटी नहीं होती, लेकिन जो ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाला बंदा होता है वो आइन और कानून के कायदे में चलता है। True. वो उससे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाता, ना सिस्टम को गड़बड़ करता है। और जब आप आइन और कानून के मुताबिक चलें तो फिर आप मेरिट ओरिएंटेड ही होते हैं, फिर आप मेरिट के ऊपर ही चलते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा इंटेग्रिटी वाला बंदा इंशाल्लाह अगले चंद लम्हों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। अल्लाह करे इस मुल्क में कोई निगरान वज़ीर आज़म अच्छा है, ऐसे निगरान वज़ीर आज़म ना है जैसे पहले आते थे मुख्तलिफ हवालों से और फिर चुप करके तारीख जब वो इलेक्शन करवा के जाते हैं उसके बाद एक अच्छी खासी उनके ऊपर तनकीद होती है और वो गायब हो जाते हैं और उन्होंने कभी जवाब देना पसंद भी नहीं किया, क्योंकि सिस्टम के अंदर एंजॉय करने के लिए वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं लोग, लेकिन फिर सिस्टम को जवाब दे भी नहीं होते। तो मेरे ख्याल में ऐसा वज़ीर आज़म बनना चाहिए जो जवाब भी दे ले, जो अकाउंटेबल भी समझे अपने आप को, और जो इस आइन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी मुखलस भी हो। जी चंद साहब, आपने बहुत सारे वज़राए आज़म के साथ काम किया, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, फिर उसके बाद आपने तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की। बहुत सारे वज़राए आज़म, उनकी परफॉर्मेंस, हुकूमतों की परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ गहरी नज़र है। ज़ाती तनकीद से हटकर प्योरली एक जिसे कहते हैं कि एक एनालिटिकल क्वेश्चन के PTI का जो दौरे हुकूमत था और जो तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म, क्या समझते हैं, क्या कोई 3, 4, 5 की रीज़न्स थी जिसकी वजह से आज वो अटक प्रिजन में पहुंचे हुए हैं? लेकिन जी सबसे बड़ी जो उनके ऊपर जो मेरी नज़र में एक तनकीद बनती है कि वो पार्लिमानी निज़ाम को नहीं मानते थे। वो पार्लिमान को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, पार्लिमान के ख़िलाफ़ थे ज़हनी तौर पे। और फिर वो समझते थे कि ये जो MP MNAs हैं ये सारे करप्ट हैं, ये सारे ब्लैकमेल करते हैं। तो वो अपनी एक टीम बना के उसके ज़रिए हुकूमत करने के, और वो टीम ना जुडिशरी को अकाउंटेबल हो, ना नैब को, ना रूल्स के ताबे हो, बस चले। ये उनका एक ज़हन था कि शायद इस तरीके से मैं दूसरा डिपेंड करते थे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। उस वक्त हर चीज़ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनका मुनहसर होती थी, और इसी वजह से हमारी इदारे पे तनकीद भी बड़ी हुई और यही वजह थी। बाकी अच्छे मामला भी थे कहीं उनके, और गलत भी होंगे, लोग तनकीद भी करते हैं। और ज़ाती तौर पे मुझे कोई ना उनसे शिकवा है, ना कोई गिला है, ना मैं ऐसे कोई कमेंट्स पास करूँगा जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। लेकिन एक हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख में जो पॉलिटिकल स्पेस एक पॉलिटिकल लोगों ने ली थी, उनका बहुत बड़ा किरदार है उस पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म करने में। बहुत बड़ा किरदार है पॉलिटिकल क्लास को कमज़ोर करने में। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में भी उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। और उनको, मैं तो सच्ची बात है, हर वक्त पॉलिटिकल डायलॉग का मशवरा देता था अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर आप चलें, डायलॉग का, बातचीत का, बिल्कुल डायलॉग। लेकिन उनके बहुत सारे जो हॉक्स थे जो कहते थे नहीं, जो अब कहते हैं कि मज़ाकरात होने चाहिए, और उनमें से अक्सरियत उनको छोड़ भी चुके हैं, और वो सब तो कहते थे नहीं जी नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टियों से डायलॉग नहीं करना और हमने इनको तहस नहस कर देना है। पूरी जो कैबिनेट थी, जो हॉक्स थे, जो कुछ शरीफ आदमी थे जो बोलते नहीं थे, कुछ ऐसे शोरफा थे जो बोलने की बिल्कुल ही जिसारत नहीं करते। कुछ शुरू में कुछ ने बोला, लेकिन उनको समझ आ गई कि ये गुफ्तगू कोई नहीं सुनेगा, और वो खामोश हो गए। लेकिन अलमिया ये है कि इस मुल्क में अभी भी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जब भी होगी, निज़ाम नहीं चलेगा।
और गुंजाइश नहीं है हमारे निज़ाम में। अब वो उसमें सकत नहीं रह गई, इतना ज़ख्मी हो चुका है हमारा निज़ाम कि इसमें अब इसको मरहम पट्टी के ज़रिए ये ICU में पड़ा है इस वक्त, इसको ड्रिप्स भी लगानी पड़ेंगी, इसको खून भी लगाना पड़ेगा, इसको बड़ी बड़ी चीज़ें बड़ी में इसको मेडिकेटेड करना, पॉलिटिकल और एक तरीके से मेडिकेट करना पड़ेगा। तो ये आप सारी जमातों से मिल के या अपने सोच के लोगों से एक सिलेक्शन ऑफ पीपल आपकी अच्छी हो, आप अपने आप को पार्लियामान के अंदर अकाउंटेबल समझें, आप आवाम के सामने अकाउंटेबल समझें आवाम की भलाई के लिए, तो फिर ही जाके ये निज़ाम ठीक होगा। अदरवाइज़ सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतीन भाई कोलैप्स कर चुका है, कोई इदारा परफॉर्म नहीं कर रहा, पब्लिक को डिलीवर नहीं कर रहा, पब्लिक में बड़ी मायूसी है। तो मेरे ख्याल में अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत इस हवाले से है कि ऐसे इदारे जो डिलीवर करें, डिलीवर करते हुए नज़र आए लोगों को, तो फिर ही लोग इस सिस्टम को प्यार करेंगे, सिस्टम को ओन करेंगे। अदरवाइज़ लोग पॉलिटिकल सिस्टम से तंग आ चुके हैं, वो अब ओन नहीं करते सिस्टम को, वोट भी देते हैं, पॉलिटिकल जमातें भी हैं, लेकिन पब्लिक ने ओन करना छोड़ दिया है। इस वजह से छोड़ दिया है कि पब्लिक को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। जब दुनिया के साथ वो अपना मवाजना करते हैं, अपने मुल्क का, अपने मुल्क के इदारों का, तो फिर हर इदारा हमारा 100 नंबर से ऊपर ही है नीचे की तरफ, तो फिर वहाँ मायूसी होती है, लोग इंसल्ट फील करते हैं, लोग हर्ट होते हैं। दियारे गैर में बैठे हमारे ओवरसीज़ भी हर्ट होते हैं और पाकिस्तान में बैठे लोग भी होते हैं। तो यही अलमिया है कि आप डिलीवर करना पड़ेगा और लोगों को नज़र भी आना चाहिए। चंद साहब, आपने बहुत दिहाइयाँ सियासत में गुजारी हैं और अगर हम तहरीक इंसाफ के सरबराह की बात करें तो उसके ऊपर पूरी कौम की तवक्कुआत थी। आपने बहुत खूबसूरत एनालिसिस किया कि बहुत एक्सपेक्टेशन थी, तवक्कुआत थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। तो अगर आपने इस्लाहात की बात की, उस दौर में डॉक्टर इशरत साहब ने इस्लाहात का बेड़ा उठाया, लेकिन वो फिर मिशन नामुकम्मल हो गया। अगर इस्लाहात नहीं होंगी तो फिर जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, वो गुड गवर्नेंस तो ना पीपल्स पार्टी में नज़र आएगी, ना मुस्लिम लीग नून में, फिर ना वो PTI में नज़र आएगी। जी, तो बस ये सवाल करके हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है। तो कुछ ये बताइएगा कि इस्लाहात हर दौर में हुई, लेकिन वो कभी उसके ऊपर अमल दरामद तो हुआ नहीं। चंद साहब देखें, इस्लाहात जो भी मतीन साहब हुई हैं, इस्लाहात कभी सिर्फ इदारों में ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाहात होती नहीं है। इशरत हुसैन साहब भी यही करते थे कि जी कुछ डिपार्टमेंट को मर्ज कर दें, कुछ सीटें अबॉलिश कर दें, कुछ सीटें क्रिएट कर दें, डाउन साइजिंग कर दें, जी राइट साइजिंग कर दें। और उन्होंने इससे पहले मुशर्रफ दौर में एक रिपोर्ट भी छापी थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें की। फिर जब इमरान खान साहब के साथ होते थे कैबिनेट में तो तारीफ़ से ही शुरू करते थे, तारीफ़ पे ही ख़त्म करते थे। और मेरे ख्याल में उनका वो चार महकमों से पेंशन लेने वाले, वर्ल्ड बैंक से, DMG से, स्टेट बैंक से, खुद जो 4 डिपार्टमेंट्स की पेंशन ले रहा हो, वो उसकी इस्लाहात की क्या नीयत होगी जो एक पेंशन का सिस्टम नहीं कर सके, पेंशन का इस मुल्क में सिस्टम नहीं कर सके, इस मुल्क में ऐसी रिफॉर्म्स नहीं कर सके कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आप ला के बिठा सके। पूरी दुनिया में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आप पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन, पढ़ा लिखा बंदा बाहर जा रहा है। अगर आप ऐसी रिफॉर्म्स करें कि बाहर की दुनिया, जो पाकिस्तानी बाहर पढ़ने जाते हैं, वो वापस आना ही पसंद नहीं करें, तो ऐसी रिफॉर्म्स के ऊपर फिर करने वालों के ऊपर भी और रिफॉर्म्स के ऊपर भी मैं तो कहूँगा लानत ही भेजनी चाहिए। तो ये सूरत हाल जो है, इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। सबसे बड़ी रिफॉर्म्स जहाँ चाहिए लोकल बॉडीज़ के अंदर, उससे बड़ी रिफॉर्म्स चाहिए कि नीचे इख्तियार डेवोल्यूशन तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल तक जाए, और फिर आपकी जो फाइनेंशियल तकसीम है, जो NFC अवार्ड है या PFC अवार्ड है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, ये ऐसा हो कि ये नहीं है कि एक चंद शहरों में आप कारपेट रोड, ओवरहेड ब्रिज बार बार बनाते रहें और कुछ इलाकों में पीने का पानी भी ना हो। आप ऐसे इलाकों से गैस, चंद इलाकों में आप गैसिफिकेशन हर जगह पे कर दें, बिजली हर पे कर दें, और जिस इलाके से गैस निकल रही हो वहाँ स्कूल भी ना हो, वहाँ गैस भी ना हो। और जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं, आप देखें ना, आप उसे, जिस अंग्रेज़ ने, गोरे ने ये निज़ाम बनाया था, उसने अपने मुल्क में ये निज़ाम लागू क्यों नहीं किया? अगर इतना अच्छा निज़ाम था तो UK में मुझे किसी काउंटी में किसी जगह पे दिखा दें, ये पाकिस्तान में जो गोरा सिस्टम छोड़ गया है, कॉलोनियल सिस्टम था। ये गवर्न करने के लिए
हमारे जो हमारे उजाड़ लोग थे उनको कंट्रोल करने के लिए और यहाँ से दौलत उठाने के लिए ये सिस्टम लाए, और हम अभी उसी को चला रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये कि 75-76 ईयर्स हो गए हैं, हम अभी उसी सिस्टम को चला रहे हैं। जो सिस्टम गवर्न करने वाला हो सकता है, रिफॉर्मिस्ट सिस्टम नहीं हो सकता। इस मुल्क में वेलफेयर का निज़ाम नहीं हो सकता इस सिस्टम में। तो हमें तो वेलफेयर स्टेट चाहिए ना, हमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान चाहिए। और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो अवाम को नज़र आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये ना पिछले दौर में है, ना खान साहब के दौर में, ना ये 18 महीनों के दौर में कोई रही हैं। ये 15 महीने तो डंग टपाओ पॉलिसी के तहत हमने निकाले हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन आएगा, हर कोई अपने अपनी मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेगा, और अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो फिर ही आप तब्दीली की तवक्को रखें। अदरवाइज मैं तो नहीं तब्दीली की तवक्को कोई रखता। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब आपकी खिदमत में आएंगे तो कुछ इंतहाई चुभते हुए सियासी सवालात नदीम अफजल चंद साहब से करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुश आमदीद। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू में इस इंतहाई सीनियर सियासतदान नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद साहब, आपके आखिरी जुमले से इससे ही अपनी गुफ्तगू को दोबारा जोड़ते हैं कि आपको कुछ खदशा है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं होंगे? देखिए जी, इस मुल्क में कभी भी कोई इंतखाबात भी आइडियल नहीं हुए। 100% या 70% भी मैं तो मार्क्स नहीं दे सकता जो भी इंतखाबात हुए। कभी जो सूबा ये देखें ना, कभी इनकलाब आके सादिकाबाद ब्रिज पे रुक जाता है, कभी सेंट्रल पंजाब में और इनकलाब होता है, साउथ पंजाब में और होता है, बलोचिस्तान में और होता है, फाटा का रिजल्ट और होता है, कराची की 14 सीटें एवं ही दे दी जाती हैं, गिफ्ट कर दी जाती हैं कभी पीपल पार्टी को। ये स्टेटस को कि वो कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि इस मुल्क में कोई अच्छी रवायात कायम हो, अच्छी तब्दीलियाँ आएँ। जो बेनिफिशरी हैं उसमें मैं बेनिफिशरी हूँ या आप हैं। जो इस गले सड़े निज़ाम के बेनिफिशरी हैं वो कभी भी इस गला सड़ा निज़ाम ख़त्म नहीं होने देंगे, और वही चाहते हैं कि एक सिलेक्टेड सी हुकूमत आ जाए और एक सिलेक्टेड लोग हों, जिसको मर्ज़ी आर्म ट्विस्टिंग की, जिधर मर्ज़ी उनको इस्तेमाल कर लिया। तो अगर अच्छे इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, अच्छे लोग आएंगे, पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी पनपेगी। अगर पार्टियों के अंदर ही जमहूरियत नहीं होगी, हमारे इदारों के अंदर ही जमहूरी रवायात नहीं होंगी, रूल ऑफ लॉ की तरफ हम सोचेंगे ही नहीं। सिर्फ ये कि कुछ लोग हैं कानून से मुबर्रा होते हैं, कुछ लोग कानून के सामने बेबस होते हैं, और कुछ कानून के विक्टिम होते हैं, कुछ इसी कानून के बेनिफिशरी हो जाते हैं। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चलता ना, इक्वालिटी होनी चाहिए। चंद साहब, आपने जो है वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी देखा, बड़ी सीनियर पोजीशन पे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी रहे, और फिर ये दौर भी देखा, उससे पिछले दौर में भी आपसे मुलाकात रही। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल है कि जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं उनका भी बड़ा इशू था, उन्होंने बार बार ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग दी। अगर आपको याद होगा, मेमो निकाले, उनसे खिताब किया कि हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में रुकावट मत डालें, काम करें, डिलीवर करें। क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुक्म अदूली करती है, प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह नहीं होती, डिलीवर नहीं करती? गवर्नेंस का आपने जिक्र किया, ये तमाम हुकूमतों के साथ क्यों इशू रहता है? ब्यूरोक्रेसी आखिर किसके ताबे है? देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा निज़ाम है मतीन साहब, ये लोगों को सर्व करने वाला नहीं है निज़ाम, ये रूल करने वाला तो सर्विस वाला है, ये सर्विस वाला नहीं है। सर्विस है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में आमांगी, और किस हद तक वज़ीर आज़म को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव करना चाहिए, किस हद तक नहीं करना चाहिए? क्या आप समझते हैं उन्होंने, उनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी? क्या इशू क्या थे? और ये हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब वो इक़्तिदार में थी तो उस वक्त उनके ताल्लुकात, फिर मियाँ नवाज शरीफ के ताल्लुकात भी इस्टेब्लिशमेंट से कशीदा रहे। हर आने वाले वज़ीर आज़म की, गिलानी साहब के भी कशीदा हो गए थे जब उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी को ललकारा था। आखिर ये क्या वजह है वज़ीर आज़म के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहते और उसमें इरिटेशन आ जाती है? देखिए, जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है या बैलेंस है, इसके ऊपर बड़ी ओपन डिबेट होनी चाहिए, और ये ज़रूरत है हमारी एक प्रॉपर फोरम के ऊपर ये डिबेट हो, ताकि कुछ चीज़ें सेटल हो जाएं। अगर आइन में तरमीम करने की भी ज़रूरत पड़े तो कर ली जाएं, अगर कानून तब्दील करने पड़े तो कर ली जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में सेटल होनी चाहिए। ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल क्लियर। दूसरा, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर होनी चाहिए
कि किस किस का क्या इख्तियार है। अगर कोई डिपार्टमेंट फ़ौज को चाहिए तो वो बेशक ले ले, लेकिन पता कानून में तब्दीली करके ले ले। अगर सियासतदानों को कोई चीज़ चाहिए, सियासतदान लेना चाहते हैं, तो ओपन बताएं कि ये हमारा इख्तियार है, हम ये इस्तेमाल करने के लिए हम ये करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक दूसरे की बैक बाइटिंग, एक दूसरे को गू, एक दूसरे के अपने पॉलिटिकल फोर्सेस को फतह करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के सहारा हम लेते हैं और फिर सहारे के ज़रिए हम इक़्तिदार में भी आ जाते हैं। फिर जब बैसाखियों पे आप इक़्तिदार में आएंगे तो फिर वो भी आप उनको भी पता होता है कि हम ये डमी आदमी हम इनको लाए हैं, तो आप उनको आंखें तो नहीं दिखा सकते ना दिखानी चाहिए, फिर ताबेदारी करनी चाहिए। फिर जब आप सही ताबेदारी करेंगे तो निज़ाम चलता रहेगा, अगर गलत ताबेदारी करेंगे तो फिर निज़ाम नहीं चलेगा। लेकिन मुल्क को चलाने के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त सिविल मिलिट्री बैलेंस रिलेशन बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर डिबेट हो, इसकी चीज़ें सेटल करने वाली हैं। ये किसी अकेले जमात का काम नहीं है ना, ये मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, रियासत के लिए बेहतर नहीं है। अवाम के अंदर मोहब्बत रहनी चाहिए इदारों के लिए, फ़ौज हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी इदारा हो, लेकिन पुलिस हो, फोर्सेस हो, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं लोग। लेकिन जब एक सियासतदान जो इक़्तिदार से हटता है वही इदारों को गालियाँ देना शुरू कर देता है, अवाम को उकसाना शुरू कर देता है। जब इक़्तिदार में आते हैं तो अपनी मर्ज़ी के सारे अफसर भी लगाते हैं, मर्ज़ी के लोग इनको पसंद होते हैं। तो ये बड़ा कौलो-फ़ेल में तज़ाद है, ये मुनाफ़िक़त की निशानी है। जी, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक इंतहाई अहम सवाल, पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट का किरदार क्या होना चाहिए एक सही जमहूरियत में, ये हम पूछेंगे नदीम अफजल चंद साहब के से। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मद्दे मुकाबल और शरीके गुफ्तगू हैं इंतहाई सीनियर सियासतदान नदीम अफजल चंद साहब, और बहुत अहम और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू अभी तक उन्होंने किया। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम पूछेंगे नदीम अफजल चंद साहब, सारी कौम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं पाकिस्तान की जो वफाकी पार्लियामान है, पार्लियामेंट के ऊपर, और आपने 16 माह की ये भी देखी और उससे पहले आपने PTI की भी गवर्नमेंट देखी। तो पार्लियामेंट महज एक डिबेटिंग क्लब बन गया, कोरम पूरा नहीं होता और वो लाइव ट्रांसमिशन जारी होती है। जब आपके अरकान पार्लियामेंट कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं रहेंगे, चंद मिनटों में बिल पास हो जाते हैं। आपने बाकी तमाम अहम शोबों की तरफ आपने निशानदेही की कि इनमें इस्लाहात होनी चाहिए। आखिर वज़ीर आज़म और उसकी काबीना पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं, लेकिन पार्लियामेंट किसको जवाबदेह होगी? ये जो हाउस में हर 5 मिनट बाद कोरम टूटते थे, लेजिस्लेशन में अरकान पार्लियामेंट नज़र नहीं आते थे, तो जब पार्लियामेंट बेहतर नहीं होगी तो फिर इदारे कैसे जवाबदेह होंगे पार्लियामेंट को? चंद साहब। देखें जी मतीन साहब, आपकी बात बिल्कुल मैं सेकंड करता हूं कि इस पार्लियामान की कोई कार्रवाई आइडियल नहीं रही। आप शुरू से ले लें, पहले PTI की हुकूमत थी तो PTI की हुकूमत में भी पार्लियामान को अहमियत नहीं देती थी। उस वक्त का स्पीकर भी मैं कोई अच्छा स्पीकर नहीं उसको समझता, जो अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी कर सकता, जो अपनी मर्ज़ी से एजेंडा नहीं दे सकता, जो कमेटी सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकता। स्पीकर कस्टोडियन होता है। स्पीकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक सारों को साथ ले कर चलना होता है, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रह जाता जब स्पीकर बन जाए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और अब तो खैर आधी पार्लियामान वैसे रिज़ाइन कर गई है, आधी पीछे बैठी है जो एक तो मेरे ख्याल में इस पार्लियामान को डिबेट करनी चाहिए थी बिल्स के ऊपर, और ये धड़ाधड़ लेजिस्लेशन करना अच्छी बात है, ये काम है, ये प्राइमरी फंक्शन है, ये बुनियादी काम है पार्लियामान का, ओवरसाइट बुनियादी काम है। लेकिन मेरे ख्याल में इस सारों में डिबेट, ओपन डिबेट, कंसल्टेशन और फ्री एंड फेयर, और किसी का वेस्टेड एजेंडा ना हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी बन रही है तो उसके पीछे कोई फाइनेंशियल एजेंडा ना हो, अगर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो कोई फाइनेंशियल एजेंडा ना हो। अगर आप पॉलिसीज ओपन डिबेट करेंगे अगर, तो फिर कोरम भी पूरे होते रहेंगे, लोगों की दिलचस्पी भी होगी। लेकिन जब चंद शख्सियात के लिए या एक आध पार्टी के लिए आप काम करेंगे तो पार्लियामान भी हो या कोई भी हो तो उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते। और सच्ची बात है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं तो समझता हूँ कि कमेटी सिस्टम बड़ा मजबूत होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली नहीं हम कर सके 7 सालों में। हमारे ओवरसाइट का सिस्टम बड़ा मजबूत होना चाहिए था पार्लियामान का, क्योंकि बजट हम देते हैं, बजट की ओवरसाइट पार्लियामान का काम है, डिबेट हमारा काम है, टैक्सेशन हमारा काम है, तो नहीं कर सके हम। ये बदकिस्मती है और सियासतदानों की ये फेलियर है, हम समझते हो हमारा फेलियर है। अब रह गई बात, देखें सिलेक्शन ऑफ पीपल, जिस तरह पिछले दौर में खान साहब ने जो वज़ीर आला बनाए
और अभी जो बलूचिस्तान का वज़ीर आला है, जो 4-4 महीने दफ्तर में नहीं बैठता, जो CCI की मीटिंग में भी 4-4 घंटे लेट आता है, उठ नहीं सकता, 4 बंदे उसको पकड़ के लाते हैं। तो ऐसी या पॉलिटिकल फोर्सेस ऐसे अपने नुमाइंदे देंगे, लोगों को सियासत से नफरत होगी या क्या होगा? सोशल मीडिया का दौर है। अब जब सोशल मीडिया पे लोग सियासतदानों की जो पिक्चर्स आती हैं कि लान में एयर कंडीशन लेके बैठे हुए हैं, यहाँ इतने खर्चे कर रहे हैं, इतना इजलास है, तो लोगों को बताना चाहिए कि फिर क्या हम डिलीवर क्या कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो सियासतदानों को ज़रा अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जब हम रोल मॉडल बनेंगे तो यकीन जानिए पब्लिक हमारे साथ खड़ी होगी, हमारे पीछे खड़ी होगी, इस सिस्टम के पीछे खड़ी होगी। चंद साहब, ये बताइए कि आपने भी ये देखा कि इस मरतबा गुज़िश्ता 4-5 बरसों में जितनी सियासतदानों की खुफिया ऑडियोज़ पब्लिक हुई, उनकी वीडियोज़ निकली, कन्वर्सेशंस निकली, तस्वीर निकली, इसने सियासत और पाकिस्तानी सियासतदानों का जो भरम था उसे बिल्कुल चूर चूर कर दिया। उसका इज़्ज़त वक़ार सब कुछ ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा स्कैंडल्स और ऑडियोज़ और वीडियोज़ और खुफिया टेप्स, तस्वीर, आप क्या समझते हैं ये कहाँ से आती हैं और इसका क्या मकसद होता है कि क्या एक पॉलिटिशियन की जो बिल है उसको तोड़ना है, उसको बदनाम करना है, और ये कौन से लोग हैं जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं? देखिए जी, बिल्कुल ये गलत बात है, इसको नहीं करता, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों की प्राइवेट लाइफ पे ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है, ना कुरान पाक में आप साफ लिखा हुआ है, और परवरदिगार ने अपना जो ज़ाब्ता-ए-यात, जिसको हम इस्लाम को ज़ाब्ता-ए-यात मानते हैं और अखलाकियात का तकाजा है कि हमें दूसरों की किरदार कशी करने का कोई हक नहीं है। और ये जो लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये जो लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये उनका एक भयानक चेहरा है और इसको पब्लिक को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे पॉलिटिकल लोग भी हैं करवाने में शामिल, इसमें और इदारों के लोग भी हैं, और मैं तो इसको कोई अच्छी चीज़ नहीं समझता। ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, और जो करेंगे वो इसका रिजल्ट भी खुद ही दुनिया में दे के जाएंगे। आइंदा आने वाले वक्तों में आप पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं? आखिरी मिनट है, कैसा आप देख रहे हैं? एक रेगुलर गवर्नमेंट से आगे हम निगरान गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, आगे इंतखाबात आएंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? जी, मेरी ख्वाहिश है, मैं पुरुमीद हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अल्लाह करे इस मुल्क के हालात बेहतर हों, लेकिन मुझे लोगों की कोई नीयत अच्छी नज़र नहीं आती निज़ाम बेहतर करने में। तो अगर उनकी नीयत में शक है तो मुस्तकबिल पाकिस्तान का इसी तरह आपको रोशन मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल, एक निज़ाम अल्लाह का भी है, कुछ इमदाद अल्लाह भी करता है, कुछ हर इंसान के ताबे सारा निज़ाम नहीं होता, कुछ निज़ाम इंसान कुछ और सोचता है, कोई और भी चलाने वाला निज़ाम, कोई हस्ती होती है, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन जो बाइख्तियार लोग हैं, जो मुल्कों को चलाते हैं, जो रियासतों को चलाते हैं, हमारे बदकिस्मती से मुझे अपने मुल्क में उस अशराफिया की कोई नीयत अच्छी नज़र नहीं आती। जी, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, इंतहाई सीनियर सियासतदान। बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू, और उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये था कि गवर्नेंस को बेहतर होना चाहिए, पार्लिमानी जमहूरी गवर्नेंस की और इकनॉमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वसी तर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। सबसे अहम नुकता कि ब्यूरोक्रेसी को हुक्मरान नहीं बल्कि खिदमत गुजार होना चाहिए, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, और इंतखाबात वक्त पे हों तो तभी जमहूरियत का तसलसल बरकरार रह सकता है। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। प्रोग्राम मद्दे मुकाबल की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।